हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं हमने पिछली क्लास में देखा था यूनिट सेकंड पृथ्वी का फोर्थ चैप्टर महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। अब हम देखेंगे यूनिट थर्ड की भू आकृतियाँ, खनिज एवं शैल। पहले आप पूरे 11th क्लास का ये जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 की किताब है। तो उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है? तो इसके अंदर है यूनिट फर्स्ट के अंदर भूगोल एक विषय के रूप में, तो उसके अंदर एक ही चैप्टर है जो उसी का नाम से, ठीक है। यूनिट सेकंड के अंदर है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर 3 चैप्टर है। पृथ्वी की उत्पत्ति विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर महाद्वीपों का वितरण, ठीक है। तो इसमें हमने 4 चैप्टर पिछली क्लास में पढ़ लिया था। यूनिट थर्ड के अंदर है भू आकृतियाँ कि जमीन की आकृति कैसी है, धरती है उसकी आकृति कैसी है, खनिज एवं शैल के रूप में, भू आकृति प्रक्रियाएँ। 7 नंबर पे है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो ये 3 चैप्टर है भू आकृतियाँ के अंदर। फिर यूनिट 4 है जलवायु। जलवायु के अंदर है 1 2 3 4 5 चैप्टर। तो पहला 8वां चैप्टर है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो जलवायु का पहला चैप्टर कौन सा है? वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। फिर है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन तथा तापमान। फिर इसके बाद चैप्टर है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ कि वायुमंडल में परिसंचरण कैसे होता है और मौसम किस किस तरह बदलते हैं या फिर होते हैं, है ना। फिर है वायुमंडल में जल। फिर है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु से संबंधित ये 5 चैप्टर है। वायुमंडल का संगठन संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। फिर आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में है जल, महासागर। इसके अंदर 2 चैप्टर है, महासागरीय जल, महासागरीय जल संचलन, ठीक है। फिर यूनिट 6 उस पर पृथ्वी पर जीवन। तो उसके अंदर 2 चैप्टर है, पृथ्वी पर जीवन, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो अपने टोटल चैप्टर हुए 16। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट थर्ड भू आकृतियाँ का चैप्टर 5 खनिज एवं शैल को। तो इसमें हम देखेंगे भू जमीन की आकृति, धरती की आकृति या फिर इस पृथ्वी की आकृति किस तरह है, खनिज के रूप में, शैल पहाड़ों के रूप में, तो वो किस किस तरह से है उसके बारे में हम जानेंगे। अब देख रहे हैं हम यूनिट थर्ड भू आकृतियाँ। इसके अंदर इस इकाई के विवरण खनिज एवं शैल। इसके अंदर 3 चैप्टर हैं, शैलों के प्रमुख प्रकार एवं उनकी विशेषताएँ। फिर भू आकृति प्रक्रियाएँ, अपक्षय, अपक्षरण, अपवर्तन एवं निक्षेपण, मृदा निर्माण। इसके बाद है तीसरा चैप्टर भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे खनिज एवं शैल, शैलों के प्रमुख प्रकार एवं उनकी विशेषताएँ। तो अध्याय 5 है खनिज एवं शैल। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण प्रकृति का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना है तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थ से बना है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्व ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09% और 1.41%। तो यह पृथ्वी की प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्व। भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिजों का नाम दिया गया है। तो अभी हमने देखा पृथ्वी के प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अन्य। तो सबसे ज़्यादा 46% ऑक्सीजन पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर, है ना। इसके बाद है सिलिकॉन 27.72%, फिर एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, अन्य 1.41%। अब इस बॉक्स पे आते हैं। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है।
लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्व खनिज भी पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यदि भी स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती है। भूप्रपट्टी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूह से संबंधित होते हैं, जिनको सेलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज पाया गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं तथा ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। अब आते हैं इस बॉक्स के अंदर। भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। भौतिक विशेषताएं। क्रिस्टल का भारी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है। घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, प्रिज्म आदि। विदलन सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। विभंजन अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। चमक रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक। प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटालिक, रेशमी, ग्लासी आदि। रंग कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि, तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, लाल या पीला हो सकता है। धारियाँ किसी भी खनिज के पिसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियाँ भी हरी होती हैं। फ्लोराइड का रंग बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत धारियाँ होती हैं। पारदर्शिता प्रकाश किरणें इस प्रकार आर पार जाती हैं कि वस्तु सीधी देखी जा सकती है। पारभासी प्रकाश किरणें आर पार होती हैं, लेकिन इसके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी कारण तनिक भी आर पार नहीं होती। संरचना प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था, महीन, मध्यम तथा खुरदरे पिसे हुए तंतुयुक्त, पृथक करने योग्य, अपसारी, विकिरणकारी। कठोरता सापेक्षिक प्रतिरोध का चिह्नित होना। 10 चुने हुए खनिजों से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना यह खनिज है। टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच या चाकू की नोक 5.5 है। आपेक्षिक भार दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात। हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भागते हैं। दी गई वस्तु का भार और बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात। हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर में हवा में लिए गए भार से भागते हैं। अब आते हैं पर कुछ प्रमुख खनिज तथा उनकी विशेषताएं। फेल्डस्पर सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्परों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्डस्पर में शामिल हैं। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। क्वार्ट्ज ये रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है। यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है। यह श्वेत या रंगीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो एवं रडार में होता है। ग्रेनाइट का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। पायरोक्सिन कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरोक्सिन से बना है। सामान्यतः यह हल्का पड़ने में पाया जाता है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है। कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। किसके अंदर? पायरोक्सिन के अंदर। पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरोक्सिन से बना है।
सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है। एम्फीबोल के प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह, मैग्नीशियम है। इसमें पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित है। ये हरे एवं काले रंग का होता है तथा इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हॉर्नब्लिंड भी एम्फीफॉल का उदाहरण है। माइका, इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी की प्रपटी में इसका 4% अंश होता है। ये सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग होता है। ओलिविन, मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका ओलिविन के प्रमुख तत्व होते हैं। इसका उपयोग आभूषणों में होता है। यह सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः बेसाल्टिक सेलों में पाए जाते हैं। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त सेलों में क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट तथा बेराइट जैसे अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। धात्विक खनिज, इसमें धातु तत्व होते हैं तथा इसको 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। बहुमूल्य धातु, स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम आदि। लौह धातु, लोहा एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई गई अन्य धातुएं। अलग धातु, इसमें ताम्र, सीसा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम आदि धातु शामिल होते हैं। अधात्विक खनिज, इसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। गंधक, फॉस्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज हैं। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। सेलें, पृथ्वी की प्रपटी सेलों से बनी है। सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा सेल खड़ी नरम है। गैब्रो काला तथा क्वार्ट्जाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा क्वार्ट्ज हैं। सेलों एवं स्थलाकृतियों तथा सेलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोलशास्त्री को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। सेलों की विभिन्न प्रकार हैं। इसमें बॉक्स में आते हैं। पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन एवं दूसरी सेलों के साथ संबंध। जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूह में विभाजित किया गया है। आग्नेय सेल, मैग्मा तथा लावा से घनीभूत। अवसादी सेल, बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम। तथा कायांतरित सेल, उपस्थित सेलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित। आग्नेय सेल, चूँकि आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। आइजीनियस लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में आप पहले से ही जानते हैं। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय सेल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय सेलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय सेल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट्स, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टफ आग्नेय सेलों के कुछ उदाहरण हैं। अवसादी सेल, अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की सेलें आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया सिली भवन लिथिफिकेशन कहलाती है। बहुत सी अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें सिली भवन के बाद भी अपनी विशेषता बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकास्म सेल जैसी अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूह से किया गया है। यांत्रिक रूप से निर्मित, उदाहरणार्थ बालुकास्म, पिंडक शिला, चूना प्रस्तर, सेल, विमृदा आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित, उदाहरणार्थ कीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। रासायनिक रूप से निर्मित, उदाहरणार्थ श्रृंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हैलाइट, पोटाश आदि।
कायांतरित सेल। कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। यह सेलें दाब, आयतन तथा तापमान पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की और बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण के दो प्रकार होते हैं, संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण में सेलें गर्म ऊपर होते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में सेले के पदार्थ का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियाँ होती हैं, जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों की कुछ कणें खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण, फॉलिएशन या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बेंडिंग कहते हैं, या बेंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बेंडेड सेलें कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कायांतरित सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं। कायांतरित सेलें दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती हैं, पवित्र सेलें तथा अपवित्र सेलें। पट्टी, तासमीय, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं। शैली चक्र। सेलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें हैं तथा अन्य अवसादी एवं कायांतरित सेलें इन प्राथमिक सेलें से निर्मित होती हैं। आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। अब अपन इस डायग्राम पे आते हैं, शैली चक्र, चित्र 5.1। तो इसके अंदर सबसे पहले हैं, इसमें पूरी साइकिल बताई गई है कि शैली चक्र किस तरह होता है। तो आप स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मैग्मा से, ठीक है। फिर आते हैं आग्नेय सेलें, फिर अपक्षयण तथा अवर्धन, फिर अवसादी सेलें, फिर कायांतरित सेलें, फिर गल के फिर वापस मैग्मा। अब आग्नेय सेल वापस गल सकती हैं। आग्नेय सेल अपक्षयण एवं अपर्दन हो सकता है आग्नेय सेलों का। आग्नेय सेल डायरेक्ट कायांतरित सेल में बदल सकती हैं। अपक्षयण तथा अपर्दन, अवसादी सेलें अपक्षयण तथा अपर्दन हो सकता है, ठीक है। और अवसादी सेलों का सीधा मैग्मा में बदल सकती हैं गलन हो गए, है ना। तो ये डायग्राम बताया हुआ है कि किस तरह से किस चीज़ें बदल सकती हैं शैली चक्र में, ना, सेलें। अब अपन देखते हैं, आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय सेलें आग्नेय, कायांतरित एवं अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। तो निर्मित भूपृष्ठीय सेलें आग्नेय, कायांतरित एवं अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक प्लेट कन्वर्जेंस के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये ही पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आग्नेय सेलों के मूल स्रोत हैं। बात है क्वेश्चन हो, उनमें से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं। वह प्रश्न एक बहुवैकल्पिक प्रश्न है। इनमें से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? क्या है? लोहा एवं निकेल, सिलिका एवं एल्युमिनियम, लोहा एवं चांदी, लोहा ऑक्साइड एवं पोटेशियम। तो कौन सा है? कौन ग्रेनाइट के प्रमुख घटक कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके अंदर है सिलिका एवं एल्युमिनियम। सेकंड, इनमें से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, शांत, पत्रण। तो कौन सा है?
परिवर्तनीय। इनमें से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? स्वर्ण, माइका, चांदी, ग्रेफाइट। एकमात्र तत्व वाला खनिज माइका। माइका के अंदर बहुत सारे खनिज आते हैं, अभी आपको बताता हूँ। इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि निहित होते हैं माइका के अंदर। पृथ्वी की परपटी में इसका 4% अंश होता है। ये सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग होता है। आते 5वें क्वेश्चन पे, जिनमें से कौन सी शैल अपसादी नहीं है? टाइलाइट, ब्रेसिया, बोरेक्स, संगमरमर।